एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ अनमोल असलम एक न्यू प्रोग्राम के साथ इमराती रंग में केटू की तरफ से आपके लिए नया प्रोग्राम लेके आए हैं, क्योंकि केटू तो ऑलमोस्ट हर जगह से पाकिस्तान में, ऑल ओवर पाकिस्तान, क्वेटा, लाहौर, पिंडी, पेशावर, हर जगह से प्रोग्राम कर रहा है। तो मैं सोच रही थी कि मैं दुबई से क्यों ना, मैं दुबई में रह के केटू के लिए कोई प्रोग्राम क्यों ना लेके आऊँ। तो प्रोग्राम के नाम से तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया होगा कि इमराती रंग है, तो ऑब्वियसली इमराती रंग में क्या क्या सेगमेंट्स में ला सकती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ये प्रोग्राम पूरा मतलब इंटरटेनमेंट से भरा हो, इन्फॉर्मेशन से भरा हो, क्योंकि 1.5 आवर का प्रोग्राम होगा ये 2 सेशंस में। वो बाद में प्रोग्राम में चलते चलते आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो, थोड़ी मजाक मस्ती भी हो, इंटरटेनमेंट भी हो, क्योंकि लाइफ में दोनों चीज़ें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना। तो इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो ये पूरा 1.5 आवर का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ आपके लिए है। और आप भी सोचोगे वाई सैटरडे, बिकॉज मैं दुबई में रहती हूँ, दुबई में होती हूँ, तो हमारी यूजुअली यूएई में सैटरडे संडे ही छुट्टी होती है। तो हमारी जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो घर में बैठी होती हैं इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो एक रूटीन सेट हो जाता है हमारा। तो जब रूटीन सेट हो जाता है तो उसके बाद फिर वही सुबह सवेरे आँख खुली जाती है। तो ये टाइम जो मेरी बहनें जो घर में बैठ के देख रही होंगी, तो उनके हाथ में एक चाय का कप होगा, कोई कॉफ़ी पी रहा होगा, तो उनके लिए ये प्रोग्राम के इस प्रोग्राम में मैं जितना तड़का लगा सकती हूँ मैं अपनी तरफ से लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी। और साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि इस प्रोग्राम में जो सेगमेंट्स होंगे, सेगमेंट्स क्या होंगे कि मैं कुछ एक्टिविटीज़ लेके आऊँगी आपके लिए। मैं खुद जाऊँगी, कुछ जगह जाऊँगी, कैप्चर्स करूँगी ऑल ओवर यूएई। जो इवेंट्स हो रहे होंगे, कहीं फेस्टिवल लगा होगा, कुछ भी होगा, मैं खुद जाके उसको कैप्चर करूँगी वहाँ पे। मल्टी नेशनलिटीज़, क्योंकि केटू है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को ही कैप्चर करूं या फिर एक ही ज़ुबान के लोगों को कैप्चर करूं। नो, दुबई में हूँ, दुबई इज़ मिनी वर्ल्ड जिसको कहते हैं ना, मिनी वर्ल्ड। दुबई इज़ अ मिनी वर्ल्ड। तो इसमें 200 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ रहती है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे, मल्टी नेशनलिटीज़ होंगी। तो मैं सबका इंटरव्यू करूंगी, छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए लेके आऊँगी। साथ साथ और क्या होगा इस प्रोग्राम में और कुछ जो हमारे यहाँ के जो फेमस टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यहाँ पे मतलब रहते हैं, अपने लाइफ स्पेंड करते हैं, और उनके जो वायरल कंटेंट है वो किस वजह से जाने जाते हैं, वो भी लेके आऊँगी। और साथ साथ मेरे 2 को एंकर्स होंगे, को होस्ट जिसे होंगे, तो उनके साथ मतलब एक तो हैं, उनको हम देख चुके हैं उनके सिंगिंग के हवाले से भी, और उनके वो एनर्जी जोन में है, वो जिस तरह एनर्जेटिक, वो जो अपना मतलब सिंगिंग करते हैं तो कितना एंजॉय करते हैं। तो मेरे साथ स्टूडियो में है जानजेब मुगल, तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनमोल। भाई मुझे तो ख़ास तौर पे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैं इस वक्त को होस्ट हूँ अनमोल का। माशाल्लाह शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, जैसे आपने ऑलरेडी देख लिया है। एक बात है अनमोल, लेकिन आपने बहनों का बड़ा जिक्र किया कि उनके लिए प्रोग्राम है, तो भाइयों के लिए भी कुछ सोचिए। जरूर, क्यों नहीं। वो फिर मतलब आप मेरे को होस्ट हैं, तो ये तो मतलब आप बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, मैं उनको डिफेंड करूंगा भाई, टोटली। चले, आपने मतलब बात ही कर दी कि हम मेरे साथ है, तो ये बताए कैसे फील हो रहा है आपको? पहला शो मतलब, और इस प्रोग्राम में मिले हैं हम लोग वैसे तो। हाँ जी, प्रोग्राम्स में तो हमारी काफी मुलाकात होती रही है, लेकिन एज अ को होस्ट मेरा ख्याल है कि इसमें आप थोड़ी सीनियर हैं। मैं एज की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी बात ये कि मैं ये इस बात पे भी रोशनी डालूं कि यूएई के अंदर लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पाकिस्तानीज में भी, बाकी नेशनलिटीज़ भी हैं उनमें भी। तो हम ऐसे लोगों को भी अपने साथ लेके चलेंगे जो बहुत टैलेंटेड हैं, ऐसी जगहों पे भी जाएंगे जो बहुत खूबसूरत जगह हैं और जो पाकिस्तान में और बाहर के ममालिक में नज़र आनी चाहिए। तो वो भी हम अपने केटू की वसादत से लोगों को दिखाएंगे कि इमारात के रंग क्या हैं। जी जी, दैट्स ग्रेट। क्योंकि जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर के हवाले से बात की कि इन्फ्लुएंसर्स तो होंगे, तो फिर टैलेंट भी तो बीच में आ ही जाता है ना। देखिए उनका वायरल कंटेंट जो होता है, तो ऑब्वियसली वो टैलेंट की वजह से ही वायरल हो रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे मैं प्रोग्राम में बता रही थी कि इसमें एंटरटेनमेंट भी होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन भी होंगी। तो आपका मेरा प्रोग्राम तो 1 घंटे का होगा, फिर जो आधा घंटा जो इन्फॉर्मेशन होंगी, जो दुबई में मतलब जो न्यूज़ वगैरह, मतलब क्या नया आया है, क्या नया हुआ है, क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या इवेंट्स हुए।
तो वो तो कोई और ही करेगा ना। इसके लिए तो जरा इंटेलेक्चुअल सी पर्सनालिटी होनी चाहिए, Obviously, जरा जिनको बिजनेस का बहुत नो हाउ है। और हम तो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, हम तो मतलब मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी कुछ exactly, इतना क्योंकि हम तो मतलब ऐसे चुलबुले टाइप है ना, मतलब हम चुलबुले कह सकते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है यासिर सिद्दीक साहब, जो हमारा जो आधा घंटे का सेशन है इमरात डायरी वो लेके आएंगे। तो चले उनकी तरफ चलते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और एक नए शो के साथ अनमोल बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत ही ज़बरदस्त। मैं सबसे पहले कहूँगा कि इमाराती रंग जो अपने प्रोग्राम का नाम सेलेक्ट किया, क्या ज़बरदस्त, क्या कहने हैं, क्योंकि इमाराती रंग से ही हमें पता चलता है कि इमारात में रहने वाले, आपने बताया कि 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और हर एक की अपनी सकाफत है, हर एक का अपना कल्चर है। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान की भी जो सकाफती यहाँ पर मेले चलते हैं सारे, उन पे आप बात कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं। हम जब ओवरसीज़ में रहते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है हमारी कि हम अपने पाकिस्तान में रहने वालों को अपनी इन सारे इवेंट से और अपनी सकाफत से कैसे आगाह करें कि हर रोज़ हमने देखा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में कोई ना कोई इवेंट्स पाकिस्तान कम्युनिटीज़ के लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि कैटू टेलीविज़न की एक बहुत ज़बरदस्त काविश है कि आपने 1.5 घंटा सिर्फ इसलिए रिजर्व कर दिया है कि हम अपने पाकिस्तानी को जो अपने घर में बैठे हमारे प्यारे हमें देख रहे होते हैं। और हमारी अब देखें, अब तो वीडियो कॉल्स पे बात होती है, आप किचन में हो, आप अपने बेड पे हो, हर चीज़ हो रही है, लेकिन आपकी सकाफत के हवाले से क्या हो रहा है, यूए आपको क्या प्रोटोकॉल दे रहा है, यूए लीडरशिप आपके लिए कितना सोचती है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इमारात डायरी भी जो हमने प्रोग्राम शुरू किया उसमें भी हम लोग पूरे गल्फ से जो है वो न्यूज़ लेकर आएंगे। सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात की बात नहीं होगी, पूरे गल्फ से, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब इमारात, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ सब से हम लोग जो है वो न्यूज़ लेंगे और वो अपने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। जैसे मैंने आई डिडंट मेंशन इन द बिगनिंग, बट मैं अभी बोल देती हूँ क्योंकि प्रोग्राम तो लाइव होगा तो हमें कॉल्स भी आ सकती हैं। कॉल्स तो बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी प्रोग्राम के लिए फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक ज़रूरी है। और अगर कोई आइडिया उनके पास हो कि हम प्रोग्राम में और मतलब जो वो देखना चाहते हैं, अगर वो हम ऐड कर सकते हो तो व्हाई नॉट। जैसे आपके लिए कोई बोल दे कि हमारी फरमाइश पे ये गाना गा दे, हाँ, बिल्कुल। तो वो तो फिर ये फरमाइशी प्रोग्राम भी हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे हम टैलेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बड़े खास किस्म के लोग, जैसे पावर ऑफ शारजाह, जैसे कि आप देखें आजकल मार्केट में एक चाचा मशीन भी घूम रहे हैं। ये मैं सुन रही थी, ये हाउ चाचा मशीन, मतलब ये नाम भी मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो मशीन्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन रखता है और ये डिफरेंट किस्म की मशीनरी से इंफॉर्मेशन पास करते हैं। लाइक लेट्स से कि ये वाला इक्विपमेंट किस लिए काम करता है, किस लिए ज़रूरी है, और उनका अंदाज बड़ा फनी है। और यही वजह है कि लोग जो है उन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं और आजकल उनकी काफ़ी सारी मीम्स जो हैं वो मार्केट में इन है। चाचा क्रिकेट तो हमने सुना था, चाचा मशीन पहली बार बस ये एक नया कैरेक्टर है। तो यही खूबी है हमारे इस प्रोग्राम की कि हम वो चेहरे अपने आवाम तक लेकर आएंगे जो कि हमें नई इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो। तो मेरे ख्याल में जांजिया भाई की बात करते हैं तो मैंने इनको सुना है काफ़ी जगहों पे, क्या ज़बरदस्त एनर्जी इनके पास, और यही एनर्जी हमें चाहिए यहाँ पर रहते हुए अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि इनको ना मतलब वो वी डोंट नो कि यहाँ पे रह के ऑब्वियसली कुछ, क्योंकि परदेश है, यहाँ पे 1000 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ भी, पर इनसे मिलके और इनके गाने सुन के, और इन्होंने मतलब खुद बताया कि ये वो मतलब सैड टाइप सॉन्ग नहीं। हाँ, बिल्कुल। हमने सॉरी कट कर, हमने ईद मिलन पार्टी भी मैंने देखा था अपनी ईद शो में, क्या जबरदस्त एनर्जी थी। और मेरे ख्याल में जो हमारे व्यूवर्स वहाँ बैठे हुए थे सब ने ही बड़ा सराहा था। और यही खास बात है हमारे जांजिया भाई की कि आगे चल के प्रोग्राम में आप देखेंगे भी कि मेरा थोड़ा सा गला खराब है, जुकाम बुखार सबको पता है, तो मैं दबा दूं। गला नहीं दबाना है मुझे अभी। मेरे ख्याल में कुछ आ जाएगी चाय कॉफी, तो उससे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। जांजिया भाई की बात करते हैं तो ये हमारे प्रोग्राम में हमें 1.5 घंटा यकीनन हमें और हमारे व्यूवर्स को बिल्कुल भी मायूस नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूं। जी, मेरी तो बिल्कुल कोशिश रहेगी। और स्पेशली मैं केटू टीवी का इस तरह से भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि जब मेरे एज एन आर्टिस्ट शुरू के दिन थे और मुझे यहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते थे एज अ सिंगर, तो केटू टीवी वो पहले टेलीविजन्स में से है जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी और एजाज़ महसूस होता है कि मुझे एज अ होस्ट मौका मिला आप लोगों के साथ, इतने टैलेंटेड लोगों के साथ मिल के शो करने का।
पहली बात आपने घबराना नहीं है, मतलब एज अ होस्ट आपने बोला आप पहली बार करें तो घबराना नहीं है। आपको लग रहा है मैं घबराया हुआ हूँ? नहीं, वैसे लग तो नहीं रहा, जैसे आप तैयार होके आए, मतलब वो आप भी सोच रहे होंगे ना जैसे मैं सोच रही हूँ कि इतनी गर्मी, बाहर गर्मी बरस रही है, आपने ये जैकेट क्यों पहनी है, वो भी ब्लैक। अब देखें, इस वक्त हूँ मैं आम आदमी नहीं हूँ, K2 टीवी का होस्ट Oh हूँ। my तो God. जी हाँ, इस वक्त मैं जैकेट पहनूं या बनियान पहनूं, इट्स अ स्टाइल। ओह माय जी गॉड, हाँ, ओह माय जी हाँ, गॉड, जी हाँ। सही सही। तो चले, जैसे आपने थोड़े शशके मार ही लिए, तो ये टोपी तो आप मतलब हर प्रोग्राम में मैंने आपको देखा यही काली टोपी है, कोई लकी है आपके लिए क्या है? नहीं देखें, सर वही है, टोपियां चेंज होती रहती हैं। तो ऑब्वियसली आप सर तो चेंज कर नहीं सर सकते। तो कर नहीं सकते ऑब्वियसली। हाँ, ये एक्चुअली तकरीबन 15-20 साल से आइकॉनिक है कि मैं नॉर्मली आपको हैट में ही नजर आता हूँ। तो ये एक जबरदस्त चीज है जिस तरह से लोग मुझे पहचानते हैं। बल्कि एक तो मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊं कि एक साहब से मैंने कुछ पैसे लेने थे और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और आप टोपी के बगैर चले गए? हाँ, और बिलीव वो गाड़ी में ही भूल गया, उन्होंने पहचाना नहीं आपको? और उन्होंने पहचाना, बल्कि रिसेप्शन पे मेरे लिए पैसे रखे हुए थे और रिसेप्शनिस्ट ने मुझे हैंड ओवर नहीं किए क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन थी एक टोपी वाला आदमी आएगा, हाँ, और उसको आपने ये वाले पैसे दे देने। तो आई केम बैक एंड आई वाज वेरी एंग्री। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और अगली दफा मैं टोपी के साथ टोपी पहन के चले। आपने अपनी टोपी के हवाले से भी बात कर ली। ये जो ताव दे के आप मूंछों का ऐसे बैठे, जैसे मैं देख रही थी प्रोग्राम से पहले आप इन्हीं पे जल लगा रहे थे। जी, पता क्या चीज है, ये आपने कुछ लफ्ज सुनोगे, दानिशमंदी, फहम फरासत, ये जो मोटे मोटे अल्फाज है ना, ये बस मूंछों के साथ ही ग्रो करते हैं। हाँ। आपकी समझ में नहीं आएगा, आप इस नेमत से महरूम हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मेरी भी मूंछें हैं, वो अलग बात है, दिखती नहीं। अच्छा, इसका मतलब है जेल इनको भी जरूरत है, जेल चाहिए होगी, तो आप बता दीजिए उनको। वो ये मतलब हमारी जो बहनें देख रही होंगी ना, वो बोलेंगे कि क्या हम लोग की सीक्रेट रिवील कर दी अनमोल ने, मूंछें सबकी होती है। जबरदस्त। अच्छा जंजे भाई, मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स को आप थोड़ा सा बताएं भी अपना बैकग्राउंड के म्यूज़िक आपने कैसे शुरू किया है। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हम लोग देखते हैं, सुरीली आवाज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है। कैसे ख्याल कैसे आया कि मैं सिंगिंग करूं और मैं लोगों को एंटरटेन करूं, और फिर एंटरटेनमेंट भी इस हिसाब से कि एक बहुत ज़बरदस्त जैसा कि सिंगर हमारे सामने खड़ा होता है। सर बैकग्राउंड हमें व्यूवर्स को बताइएगा। यासिर साहब, ये आपका बड़ापन है कि आप ऐसा सोचते हैं। मेरी एक्चुअली जो स्टार्टिंग टाइम था वो इस तरह से था कि मुझे सिंगिंग अलाउ ही नहीं थी क्योंकि मेरी वालदा जो है वो टीचर थी और स्कूल में मुझे बड़ा शौक हुआ करता था। तो मुझे वालदा ने ख़ास तौर पे कहा हुआ था कि भाई आप, अब मैं बाकी बच्चों को मना करती हूँ कि भाई ये इस तरफ नहीं आए और ये वो, तो मेरा ही बेटा अगर सिंगिंग कर रहा है तो बहुत बुरी बात है। तो उस वक्त ऐसा सोचा जाता था, आज से काफ़ी हाँ बहुत टाइम पहले। लेकिन जब उन्होंने, मेरी वालदा ने ये महसूस किया ना कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, लाइक मैं बहुत इंट्रोवर्ट होता जा रहा हूँ, पीछे बैठने लगा क्लास में और ये रोज सारा कुछ, तो मामा को लगा कि यही एक रास्ता है जिससे इसका कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल होगा कि लोगों के सामने खड़ा हो, बात करे, सिंगिंग करे, तो he will come out of it। इस चीज़ पे मैं आपके साथ जा सकती हूँ क्योंकि जो बच्चे का शौक होता है ना, वो उसी पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकता है। अगर आप उसको, जो उसको पसंद है, उससे अगर आप उसको रोकें, अगर उसकी कोई हॉबी है, कोई शौक है उसका, तो वो बच्चा लो फील करने लगता है, डीमोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल, बिकॉज वो अपनी पसंद की चीज़ तो कर नहीं पा रहा। बिल्कुल ऐसा ही। तो इसीलिए यही ज़रूरी है कि ठीक है, बच्चों के कुछ शौक होते हैं जो नहीं सूट करते उनके साथ, बट छोड़ें, करने दें उनको। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आजकल वैसे एक और भी टॉपिक बहुत ज़्यादा जो गर्दिश कर रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स इस वजह से भी परेशान हैं कि उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। लाइक छोटे से बड़ा बच्चा तक ऑलवेज ऑन मोबाइल, ऑलवेज ऑन मोबाइल। बस उनको जो है स्टडीज़ से ज़्यादा मोबाइल्स और गैजेट्स। एग्जैक्टली। और आजकल अगर देखा जाए ना, तो बच्चे खाना भी फोन की वजह से खा रहे हैं। मतलब उनसे अगर वो फोन ले लो, वो लोग खाना खाना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। उनकी कोई एक्टिविटीज नहीं रही, उनका ब्रेन डेवलप नहीं हो पा रहा सही से। जी हाँ, तो इससे मैं एक एक्सपर्ट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहा था कि हाउ वी कैन गाइड बाय टेलीविजन, कि हम बच्चों को जो है वो मोटिवेट करें कि आपका जो है खेलना कितना ज़रूरी है
और दूसरा पेरेंट्स को ये बताया जाए कि आपका जो है बच्चों को गाइड कैसे करें कि वो इस स्क्रीन टाइम को कम करें। ये ज़रूरी है, स्क्रीन टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे जो है आजकल की नई इन्फॉर्मेशन नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो समवेयर वो गैप आ जाएगा। मैं समझता हूँ एक चीज़ कि आपने डायरेक्ट बात को बच्चों पे लेकर गए। बच्चों से पहले हम बड़ों की बात करते हैं, वालिदैन की बात करते हैं। हम अपना स्क्रीन टाइम देखें तो सबसे पहले तो खामी हम में है कि हमारा खुद का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि हम खुद अपने आप को मसरूफ रखने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं कि यार तुम अपना काम करो, मुझे अपना करो। यासिर आपने तो गलती वहाँ से बहुत ज़बरदस्त बात हाँ, की। गलती वहाँ से है। और हमेशा से ये होता है कि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। हमने भी अपने बड़ों से सीखा है। हमारे जब 90s की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि किताबों तक महदूद थी, फिर बड़ों के पास बैठना होता था, उनसे सीखना होता था। अब की बार जाकर देखें तो अब हम खुद वालिदैन, मैं सबसे बड़ा कसूरवार खुद को ही समझता हूँ कि हम खुद उनके हाथों में मोबाइल क्यों देते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं अपना जो है वो अपने आप को रिलैक्स कर सकूं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए मुझे बच्चा डिस्टर्ब ना करे। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक भी ज़रूरी है ना। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं नाजरीन, कहीं मत जाएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू इमराती रंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए और जैसे हम लोग बात कर रहे थे स्क्रीन टाइम के हवाले से, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात की जिससे मैं भी बात करना चाह रही थी, बट मुझसे पहले हो गया कि इसमें हमारी भी गलती है। क्योंकि गलती नहीं कह सकते, बट यूएई में मोस्टली लाइफ बिजी हो जाती है, हर कोई काम पे जाता है, ऑफिस आवर्स और वो सब, उसके बाद वो बच्चों को टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं जो हमें मिला था, जो हमारा टाइम था, जो हमें टाइम मिल रहा था। मेरा ख्याल है इसका सोल्यूशन ही ये है कि पेरेंट्स को थोड़ी सी हिम्मत करके टाइम निकालना पड़ेगा। अब बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करने के लिए, गेम्स में इन्वॉल्व करने के लिए, यहाँ तक कि अगर आपको उनसे कोई काम करवाना है, लेट्स से किचन में या कुछ भी ऐसा, और बच्चे डेफिनेटली अपने स्क्रीन टाइम में बिजी हैं, वो आपके साथ नहीं आएंगे, तो लेट्स मेक इट एज अ गेम कि आप जो है वो बच्चों को खेल खेल में अपने साथ किचन में बिजी करेंगे। चलो आप ये करो, मैं ये करती हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें वो उनका स्क्रीन टाइम कम होने लगेगा, आप उनके साथ टाइम घर पे शेयर कर सकेंगे और उनको थोड़ी थोड़ी काम करने की भी आदत होगी, एनर्जी भी जनरेट होगी। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। तो यासिर सर, आपके लिए ना मेरे पास आप अपने प्रोग्राम के हवाले से मुझे कुछ बताइए, क्योंकि अभी तक मेरे दिमाग में तो सिर्फ यही है कि आप गल्फ के हवाले से ही इंफॉर्मेशन देंगे, सिर्फ जो पैकेजेस होंगे, या फिर पाकिस्तान से भी कहीं से आप कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे? ओके, देखिए इमाराती डायरी, जैसे कि हम नाम ही बहुत ज़बरदस्त, उससे पता चलता है कि डायरी में होता क्या है। आपकी रोज़मर्रा की जो है वो एक्टिविटीज़ आप उसे नोट डाउन करते हो, फिर आप बताते हो, तो आप स्केड्यूल करते हो अपनी चीज़ों को। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमने जो ये प्रोग्राम रखा है उसमें हम लोग सबसे पहले यूएई की बात करते हैं। यूएई में पाकिस्तानी की एक बहुत बड़ी तादाद है और हर रोज़ हमारे सकाफती प्रोग्राम्स होते हैं। फिर लोगों को अपडेट्स चाहिए होती हैं कि यूएई में पाकिस्तानी ओवरसीज़ के साथ क्या हो रहा है। और फिर पाकिस्तानियों में बिलखुसूस जब बात करते हैं हम कैटू टेलीविजन की, तो कैटू टेलीविजन से गिलगित बल्तिस्तान हो, कश्मीर हो, चित्राल हो, या फिर हज़ारेबाल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हो, तो इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि इनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको पूरी दुनिया के सामने लाना। और कैटू टेलीविजन की एक और बड़ी अहम बात यह है कि कैटू टेलीविजन ने इन सारी कम्युनिटीज़ को एक बड़ी ज़बरदस्त शनाख्त दी है दयार गैर में रहते हुए। तो हम लोग गिलगित पे भी बात करेंगे, हम लोग कश्मीर पे बात करेंगे, कश्मीर की कम्युनिटीज़ यहाँ पर जो बसती हैं हम उनसे पूछेंगे उनकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, छोटी छोटी खुशियां उनसे हम, जैसे आपने बताया कि आप खुद जाकर कवरेज करती हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं, तो हम अपने व्यूवर्स को वो सारी खुशियां भी बताएंगे जो कि मुत्तहिदा अरब इमारात में होती हैं। पाकिस्तानी किस तरह से अपनी छोटी छोटी खुशियां एंजॉय करते हैं वो बताएंगे। फिर उसके बाद गल्फ की बात करते हैं तो कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में हैं। वहाँ की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात हैं उनसे हम अपने पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को बताएंगे। और कैटू टेलीविजन का ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो इंफॉर्मेशंस जो है वो अपने पाकिस्तानियों के लिए लेकर आ रहा है। इसके साथ साथ हम बात करते रहेंगे गिलगित बल्तिस्तान की भी, और उसके साथ कश्मीर के जो यहाँ पर कश्मीरी, जैसे मैंने पहले बताया, फिर हज़ारेबाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बड़ी ज़बरदस्त तंजीम के साथ जुड़े हुए लोग हैं ये, और बड़ी मेहनत करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग लेबर्स की जो हालात ज़िंदगी उस पर बात करेंगे, किस तरह से मजदूर जो है तबका हमारा यहाँ पर ज़िंदगी गुजारा है, क्या फैसिलिटीज़ उनको यहाँ मिलती हैं, क्या तकलीफ होती है, घर से कैसे आते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने वाले हैं इंशाल्लाह। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन एक ही
जी। आधे घंटे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जी मतलब बिल्कुल। और तो एक और चीज इसके साथ ऐड करूंगा कि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी है, कारोबारी हजरात हैं, किस तरह से वो अपने कारोबार को आगे लेकर चले हैं और किस तरह से एक कामयाब नाम उन्होंने अपने लिए बनाया है, क्या मेहनत हुई है, ये इस तरह की स्टोरीज भी हम लोग लेकर आएंगे। एग्जीबिशंस जो पूरे यूएई में हो रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के नाम के हवाले से, पाकिस्तान की सकाफत को लेकर, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम आपको अपने व्यूवर्स को बाखबर रखते रहेंगे इंशाल्लाह। That's great, that's यासिर great. भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात पे मुबारकबाद पेश करूंगा कि इमाराती डायरी, डायरी ये यहाँ क्या डायरी। इटसेल्फ क्या जबरदस्त आपने नाम, जैसे कि मैंने कहा ना कि आप डायरी लिखते हो, जैसा है, तो डायरी में वो सारी चीजें होती हैं जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया कैटू टेलीविजन ने, किसी और टेलीविजन ने आज तक इतना स्पेस और इतनी कवरेज ना तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को दी है और ना ही इतना काम हुआ है ओवरसीज पाकिस्तानियों पर जितना कैटू टेलीविजन कर रहा है। बिलखुसूस जब दुबई स्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ से आप खुद कवरेज के लिए जाती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है लोगों की ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, और हमारी जो पूरी टीम यहाँ पे इन्वॉल्व होती है उनकी मेहनत को आप देखें। आप जाते हैं पूरा दिन स्पेंड करते हैं और फिर एक रिपोर्ट वहां से बनाकर लाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानीज के हालात और वाकयात जो हैं वो हम अपने पाकिस्तानी जो घर में बैठे हैं उनको बताते हैं, ताकि वो भी इन सारी चीज़ों से बखबर रहें कि कितनी मुश्किल से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो अपने घर वालों को खुश रखने के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और ऐसे में रिपोर्ट भी ऐसा शख्स बना रहा हो जिससे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और यहाँ का वेदर यू नो हाउ इट इज, तो यकीनन आप अपने हुस्न का रिस्क ले रही हैं। तो बिल्कुल। इस पे हम बाद में बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला था कि मैं एक जगह गई थी, विजिट किया था, तो छोटे छोटे पैकेजेस बनाए हैं। अच्छा, तो लेके चलती हूँ उस तरफ, वो भी देख लेते हैं, हमारे नाजरीन भी देख लेंगे, आप भी देख लें, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है? जरूर जी जरूर जरूर। तो मैं यहाँ से प्ले कर देती हूँ, तो फिर आप लोग भी देखें, हम भी देखते हैं। ओके, दैट्स कूल। तो ये ऐड आ गया बीच में, इसको स्किप कर देते हैं, ये ठीक है। तो ये देखें, हम जा रहे थे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आइए चलते हैं ग्लोबल विलेज की तरफ, सीजन 29। अभी हम चल रहे रास्ते में, चलते चलते रास्ते में ऐसे बहुत सी जगहें देखी जहाँ पे मतलब कहीं पे ट्रैफिक भी मिला, तो साथ ही साथ देखें, जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे रेडियो भी होना पड़ा, रास्ते में कितनी मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। और फिर मैं रेडियो के थोड़े शशके मार रही थी, तो वो तो ज़रूरी है, लाइक ऑब्वियसली लाइक व्लॉग वगैरह के लिए तो ये सब बनता ही है। और ये रहा ग्लोबल विलेज सीजन 29, बिकॉज ये यूएई का एक ऐसा इवेंट होता है, ऐसा फेस्टिवल होता है जो 6 महीने के लिए लगता है, और यहाँ पे डिफरेंट पवेलियंस होते हैं। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं और मेरी खुशी तो आपको दिख ही रही होगी कि साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अभी हम इंटर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एंट्री करेंगे क्योंकि बाहर भी अच्छी खासी जगह थी देखने के लिए, काफ़ी लोग खड़े थे। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ग्लोबल विलेज ओपन हुआ, वहाँ पे क्लाउन्स की एक गाड़ी आई जहाँ पे ये लोग हमारे साथ कुछ ट्रिक्स कर रहे थे। अभी हम अंदर इंटर हो गए। चलते चलते आगे जाके एक स्टॉल मिला जहाँ पे परफ्यूम ट्राई किया हम लोगों ने, विच वाज लाइक अरबिक फ्रेगनेंस था, बिकॉज यूएई में अरबिक फ्रेगनेंस बहुत वायरल है। ग्लोबल विलेज जैसे ही एंट्री हुई हमारी, जैसे ही हम लोग पवेलियन की साइड गए, सबसे पहले पवेलियन जो हमें देखने को मिलता है वो टर्किश पवेलियन, जहाँ पे टर्किश आइसक्रीम जो है बहुत वायरल थी। मतलब डिफरेंट कंट्रीज से लोग आके ये आइसक्रीम ट्राई करते थे, बिकॉज ये लोग जिस ट्रिक के साथ आपको ये आइसक्रीम देते हैं वो दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। थोड़ा बहुत मुझे डांस भी करवाया। टर्किश पवेलियन के बाद अब हम अपने पाकिस्तान पवेलियन जा रहे थे। पाकिस्तान पवेलियन में हमें लेदर्स के जैकेट्स,
बैग्स, बेल्ट्स और ट्रेडिशनल खाने जैसे गोलगप्पे हो गए, कुल्फ़ी हो गई, चाट हो गया, ये सब देखने को मिला। बट जैकेट्स वगैरह की क्वालिटी देख के तो ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना खुशबू जो हमारे पाकिस्तान की होती है, तो लेदर्स की खुशबू और वो सब मिल के जो मतलब एक पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है वो तो आ ही रही थी साथ साथ। और साथ में फिर आगे चलते हुए हमें एक पाकिस्तानी पवेलियन में एक ऐसी दुकान मिली जहाँ पे हर साल जो ये आपको स्क्रीन पे ये बंदा नज़र आ रहा है, ये अपनी वीडियोस बनाता है जो टिकटॉक पे बहुत वायरल है अपने अंदाज की वजह से। दुबई ग्लोबल विलेज करियाल अमीन पाकिस्तान पवेलियन, वेलकम। वेलकम बैक टू अमराती रंग। उम्मीद करते हो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इस पैकेज से, क्योंकि मैंने खुद बहुत एंजॉय किया था। जैसे आपने बोला था ना कि मैं खूबसूरती पे कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, सनस्क्रीन नाम की भी कोई चीज है। अच्छा, लेकिन वहां पर वो आइसक्रीम वाला मुझे बहुत मजे का लगा। वो लोग दैट्स ट्रू, क्योंकि वो ग्लोबल आप ऑब्वियसली विजिट तो किया होगा आप लोगों ने। मैं वहां शोज करता रहा हूं। एग्जैक्टली, और टर्किश आइसक्रीम भी ट्राई की होगी। तो वो लोग ऐसे नहीं ट्राई की जैसे आपने की। ये ज्यादा हो गया था, डांस नहीं करवाया उन्होंने, लेकिन जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के घुमा दिया। मैंने भी कर लिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमने शुरू से लेकर चलते, ये लड़कियां हमेशा मेकअप गाड़ी में ही क्यों करती है? क्योंकि हमें जल्दी इतनी होती है। घर से क्यों नहीं तैयार होके नहीं होता, टाइम नहीं होता। पहले हम लोग कपड़े डिसाइड या खराब हो जाता है मेकअप? नहीं, खराब नहीं होता है। क्योंकि हमने यूएई में रहते हुए अक्सर जब सुबह हम लोग ऑब्वियसली अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो अक्सर देखा है लड़कियां जो है वो मेकअप कर रही होती है ड्राइव करते करते। क्यों रिस्क में डालते हो? आप तो चलें, जो भी है, जो साथ दूसरे ड्राइवर्स होते हैं उनका ख्याल रखा जाना चाहिए कि साथ आगे पीछे दूसरी गाड़ियां भी हैं। टाइम लगता है, हमें डिसाइड करना पड़ता है। यार आधा घंटा पहले उठ जाओ। नहीं लगता ना आधा घंटा। एक दफा आदत होती है ना कि गाड़ी में ही मेकअप करना है, तो फिर गाड़ी में ही वो पूरा सेट करना पड़ता है। ओके, मान लेते हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूरी आपकी। लेकिन हकीकत में है कि ये हमारे ना तो आपके लिए सेफ है और ना ही साथ वाली गाड़ियां जो चल रही थी उनके लिए। ये एक ऐसी चीज है कि जैसे मैं खुद भी ऑल दो मैंने रात सब कुछ सेट करके रखा होगा, माइंड प्रिपेयर किया होगा कि हाँ मैं रात से कपड़े निकाल के रख दिए, शूज ये पहनने, बैग ये लेना है, सब कुछ करके, क्योंकि सब कुछ मैचिंग करना पड़ता है ना। फिर भी सुबह मेकअप के टाइम यही होगा, रास्ते में कर लूंगी, चलो रास्ते में कर लूंगी। क्या कह सकते हैं, अब आदत ऐसी आपकी बन गई है तो ठीक है। और दुबई का ट्रैफिक भी तो आपको पता ही है, तो सुबह में कितनी ट्रैफिक होगी, तो वो ट्रैफिक को भी गुजारने के लिए थोड़ा बहुत तो खुद को बिजी रखनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी एक्टिविटीजें की जा सकती हैं इंस्टेड ऑफ मेकअप। बहुत सारी चीजें खवातीन की चीजें वही बेहतर समझती हैं। ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो यकीनन एक बहुत ही जबरदस्त ये फेस्टिवल है जो कि हर साल आपने बताया कि चलता है। और इसमें खास बात पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान का पेविलियन और ये एक शनाख्त होती है किसी भी आप कंट्री में जब जाते। देखिए, शुरू में हमने कहा है कि 200+ नेशनलिटीज यहाँ पर बसती हैं, मुल्क हैं यहाँ पर, उनके लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान के लिए हमेशा से ऐसा होता है कि एग्जीबिशंस हो या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम्स हो, पाकिस्तान पेविलियन पे बड़ी नज़र होती है लोगों की। उसकी वजह यह है कि हमारी सकाफत ही माशाल्लाह से इतनी रिच है कि लोग उसके लिए इंतज़ार में रहते हैं। और यही चीज़ हमने देखी कि पाकिस्तान पेविलियन में जब आप जाते हैं तो दूर से ही पाकिस्तान का जो कल्चर है वो हमें नज़र आना शुरू होता है। फिर पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने लेदर की बात की है तो क्या ज़बरदस्त लेदर की प्रोडक्ट्स हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। और इसी तरह से बाकी जो फैशन की बात करते हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। कपड़ों की बात कर लें, गारमेंट्स हो, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान पेविलियन में ज़्यादातर आपको इंडियन मतलब जो डिफरेंट नेशनलिटीज है वो लोग मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी कपड़ों का एक अलग ही ट्रेंड है। एग्जैक्टली, पाकिस्तानी शलवार कमीज खरीदने के लिए वो इंडियंस कहाँ से पाकिस्तानी स्टॉल्स पर एक बात ऐड करूं कि बहुत सारे हमने इंडियंस आउटलेट्स ऐसे देखे ओन बाय इंडियंस और वहाँ पे स्टाफ भी इंडियंस हैं, लेकिन आपको सारे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के मिलेंगी। मैंने पूछा एक दफ़ा एक मॉल में हम लोग थे तो मैंने पूछा यार योर बिलोंग्स टू इंडिया, आप वहाँ से हो, आपको अपने उसको गारमेंट्स को लेकर, कहते हैं नहीं, हमारे पास डिमांड जो हमारे लोगों की है वो ज़्यादा पाकिस्तान से आती है। इवन के मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इंडिया में रहते हुए पाकिस्तान से वो मंगवाते हैं, यहाँ पर उनकी प्रोडक्ट्स पहुँचती हैं और यहाँ से फिर डिलीवर होती हैं इंडिया को। तो ये फ़ख्र की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने अपना एक मकाम हर तरह से हर जगह पे मेंटेन किया हुआ है। और यही चीज़ होती है कि आपकी शनाख्त, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप जहाँ भी रहते हो आपकी शनाख्त आपका अपना मुल्क होता है। जी हाँ, बड़ी जबरदस्त शनाख्त पाकिस्तान को ग्लोबल विलेज में भी पाकिस्तान पेविलियन में मिलती है। ऐसे ही जी। तो प्रोग्राम में मतलब और भी सेगमेंट्स होंगे, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही बात की थी, कुछ इन्फ्लुएंसर्स या टिकटॉकर्स, नॉन टिकटॉकर्स अपने काम के लिए जो जाने जाते हैं
तो उनका भी एक छोटा सा पैकेज मैंने रेडी किया हुआ है, तो वो देख लेते हैं, तो मेरे नाजरीन भी देख लेंगे और आप लोग भी देख लेंगे। जानसे भाई की पारी कब आ रही है? हमने वो भी एनर्जी की बात की हुई है, तो सारे तो वो कहते हैं ना काम वाले खत्म कर दो, फिर आखिर में जानसेब की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम आखिर में क्योंकि सिंगर्स के लिए रुकना मुश्किल होता है, मैंने ये चीज नोटिस की है, काफी जोर से गाना आ रहा है, कंट्रोल करना है। चलते हैं आपकी तरफ भी चलते हैं, बस ये कर लें। तो नाजरीन चलते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग। पहले तो हमारे पास कुछ दुश्मन नहीं था, जब से हम टिकटॉक में आया बहुत दुश्मन मिला, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो वीज़ा का धंधा करते हैं, जो बोलते हैं विजिट वीज़ा में आओ और काम करो, जो बोलते हैं आज़ाद वीज़ा, जो बोलते हैं खली वली वीज़ा, ये तो सब लोग चोर लोग हैं। हम इन लोग का सामने कभी कर सकते हैं, इन लोग चोर लोग हैं, इन लोग से बचो। इन लोग जब खुद का फिक्र है, बस तुम लोग का फिक्र नहीं है तुम लोग को क्या होएगा क्या नहीं होएगा उसका बात। लेकिन मेरे प्यारे भाई लोग, इन लोग से बचो। और हम मालूम है इन लोग बहुत हमसे नफरत करते, स्पेशली वीज़ा वाला लोग जो धंधे करते और जो गरीब लोगों पर जुल्म करते, ये सब हमसे नफरत है, हम मालूम है। लेकिन हम वादा देते हैं इन लोग का पीछे हम नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम लोग शर्म भी नहीं, ऊपर वाले से नहीं डरते। तुम लोग वीज़ा का धंधा करते, गरीब से पैसा पकड़ते, इन लोग को बर्बाद करते। तुम लोग समझते तुम लोग खुश रहेगा? वल्लाह अज़ीम, अगर तुम लोग को कुछ नहीं हो गया, तुम्हारा बेटा को होएगा, तुम्हारा बाप को होएगा, तुम्हारा माँ को होएगा। लेकिन फिर भी हम मालूम है तुम लोग को दर्द नहीं होते, क्योंकि जो हराम का खाता है। वेलकम बैक। ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव, मतलब एक इंफॉर्मेशन थोड़ा बताने के लिए मिस्टर शारजा, पावर ऑफ शारजा, एग्जैक्टली, आई मिस्ड इट, सॉरी, थैंक यू। पावर ऑफ शारजा, तो ये हमेशा मतलब जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, वो ऐसे कि इन्होंने मतलब जो कहते हैं ना, जो जैसे इन लोगों ने वीज़े की बात की, जो गलत काम हो रहे होते हैं, हमेशा पाकिस्तानी भाइयों को, बांग्लादेशी भाइयों को, इंडियन भाइयों को सपोर्ट किया है। और अगर ऐसा हर जगह है कि आप कहीं भी किसी को भी सपोर्ट करो तो दुश्मन पीछे से बन ही जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे यासिर साहब? देखिए, पहले पावर ऑफ शारजा का बताते हैं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं शायद जो ये अभी अपने लोकल ड्रेस में नहीं थे। लोकल ड्रेस हम कहते हैं जब आप प्रॉपर कंधूरे में होते हो तो पता चलता है कि आप इमारात से हो। तो अपने व्यूअर्स को बताते थे, पावर ऑफ शारजा एक बहुत जबरदस्त टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूएई में शारजा से बिलोंग करते हैं। और हमेशा से हमने देखा है कि इन्होंने पाकिस्तान को और इंडिया के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को इन चीजों में सपोर्ट किया है कि आप फेक जो लोग हैं उनसे बचें। और यही वजह बता भी रहे थे कि बहुत सारे आपके दुश्मन बन जाते हैं जब आप क्वालिटी चीजें हाईलाइट करते हैं, सच दुनिया के सामने लाते हैं। तो ये ट्रेंड है कि जब भी आप सच्ची बात करते हैं तो आपके दुश्मन होते हैं। तो इन्होंने हमेशा से लोगों को यही बताया कि आप ऐसे लोगों से बचें जो कि आपको फ्रॉड की तरफ लेकर जाते हैं। और यहाँ पर वीज़ों के हवाले से भी जो है वो बात उन्होंने की है। तो कभी भी यूएई लीडरशिप ने पाकिस्तान या किसी भी कंट्रीज के वीज़े जो है वो बंद नहीं किए, रिस्ट्रिक्शन जरूर हुई है, थोड़ी सी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम जरूर रही है कि हम लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब पे एग्जैक्टली, क्योंकि आसानी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम देखें तो जहां आसान, हमारे पास जो आसान पाकिस्तान से करीब और आसानी तरीका जो था यूएई आना ही था। बिल्कुल ऐसा ही है, बट मिसयूज किया है कुछ लोगों ने। बिल्कुल ऐसा मिसयूज। लेकिन अभी लोगों के ज़हनों में जो एक गलत चीज बैठी हुई है कि वीजे बंद हो चुके हैं, ऐसा कभी भी गवर्नमेंट ने, यूएई गवर्नमेंट ने कभी नहीं कहा है। हमेशा के लिए वीजे इशू होते रहे, रिस्ट्रिक्शन जरूर, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। हरकतों की वजह से हमारे एजेंट्स ने जिस तरह से जाल बिछाए लोगों के लिए, उनसे बचाने के लिए यूएई गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम किए। अभी वीजे लोगों के इशू हो रहे हैं, और लेकिन ये है कि आपका प्रोसीजर थोड़ा सा सख्त जरूर। जैसे ये पावर ऑफ शारजा बात करते हैं एजेंट्स के हवाले से कि वो लोग यहाँ पे विजिट वीजा पे बुला के, मतलब अपने मफाद के लिए, फिर बाद में वो लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। अब तो एक बड़ी जबरदस्त गवर्नमेंट ने ये चीज कर दी, ये गवर्नमेंट ने, लीडरशिप ने, कि आपको खुद ये फैसिलिटी दे दी है कि आप किसी एजेंट के पास जाए ना, आप घर से बैठे हुए, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आप अपने प्यारों के, अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड्स के वीजास खुद अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ना तो किसी एजेंट के पास छोड़ा है, ना किसी ट्रेवल एजेंट की तरफ लेकर गए, खुद कह दिया है कि ये 1 2 3 प्रोसीजर्स ये फॉलो करते जाओ, फीस भरो और अपने वीज़े निकलते। और लोगों ने अपने घर से बैठकर विद इन 1 day 2 days वीज़े लोगों के इशू हुए। तो इस प्रोग्राम के तवसत से भी मैं ज़रूर, ये पाकिस्तान में जो हमें लोग सुन रहे हैं, तो आप अगर किसी भी अपने रिलेटिव को, भाई को, फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं तो आपकी सैलरीज जो है वो उस लिमिट में आती हैं, आपके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, तो आप किसी भी एजेंट के पास ना जाएं, आप डायरेक्ट अपने घर से बैठे हुए आप वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट पे जाकर अपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और आपको वीज़ा मिलेगा। किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब फेक कोई हो
पहले से ज्यादा प्रोसीजर सिंपल हो चुके हैं, सिंपल आसान हो इजी हो चुके गया, हैं। पहले बिल्कुल एक ऐसा के पास जाओ फिर दूसरे के पास जाओ। बिल्कुल ऐसा ही। दैट्स नाइस। यासिर साहब, मैं ये सोच रही थी, इनको बहुत जोर से गाना आ रहा था ना, तो क्यों ना हम लोग गाना प्ले ही कर दें, आप कुछ सुना दें प्लीज आज, अब क्योंकि अब मुझे भी गाना आ रहा है, प्लीज हाँ, सुना दें। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको सुनाता हूँ। सिंगर्स वैसे भी जब इस तरह की डिस्कशन में बैठे हो तो बोर होते हैं, वो ऐसे कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। हाँ नहीं, वो अब दो बड़ों के दरमियान में मैं अब ऐसे ना बोले, हम बड़े किधर। चले छोटों की बारी आ गई, देखते हैं चले क्या अभी कहते आप हैं। कुछ आपकी बारी। ओके चले आप कुछ धड़कता भड़कता सुना दे, एनर्जेटिक। मैं सुनाता हूँ। वेलकम बैक टू इमराती रंग। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, और ब्रेक से पहले जो हम गाना सुन रहे थे जहांजेब मुगल की आवाज में, वो मतलब ये एक सैड सॉन्ग था जिसको आपने मतलब इतना धड़कता भड़कता बना दिया। हाँ, आज जाते नु अखियां उड़ेक दिया। बिल्कुल ऐसे ही मेरे ख्याल में जगह कम थी, जगह वरना कम हमने थी। देखा है कि एनर्जी जानसेब के पास इतनी है कि वो पूरे हॉल में घूमते रहते हैं। ये हमने यही देखा था। इनके नेक्स्ट टाइम से songs कुछ में। कोशिश करते हैं कि इनके लिए जगह बना दे, क्योंकि हाँ, बिल्कुल। मेरा खुद भी दिल कर रहा था कि मैं भी खड़ी हो जाऊं, क्योंकि मैं तो टेबल पे चढ़ने ही वाला था बस। प्लीज हमने इनकी थोड़ा energy थोड़ा देखी प्लीज है, हमारे बिल्कुल फर्नीचर का थोड़ा ख्याल कर लें प्लीज। टेबल पे रहम करें। प्लीज नहीं, जब तक सिंगर के पास ऐसी एनर्जी ना हो ना, तब तक ऑडियंस भी जो सुन रहे होते हैं, जो एग्जैक्टली, viewers मैं देख रहे आपको भी होते देख रही हैं, थी, हाँ, आप भी इंजॉय कर रहे थे। अच्छा करना था। पड़ता है। मैंने कहा ना कि पूरा हॉल अगर हो ना तो ये एक बंदा काफी है उनको करना पड़ता है, सीटों से ऐसे उठाने के गणपति लिए। पे गन रखी हुई है। नहीं, हकीकत में कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं कि आप महफिल को उठा देते हो, और यही हमने देखा है कि जब जहाँ जहाँ भी जहाँ से भाई ने परफॉर्म किया है, Yeah. इनके पास वो एनर्जी है कि लोग खुद बहुत उठते हैं। That's true, चाहे that's वो true. हमने देखा था ईद का अपने ईद शो में, का- गिलगित के लोग इनके गानों पे आकर नाच रहे थे, Exactly, कश्मीर वाले आके और नाच रहे ज्यादातर थे। हम लोग ना जब भी ऐसे प्रोग्राम होते थे ऐसे करते कि आखिर में इनको गाना दे देते हैं, हाँ, कि बिल्कुल, आखिर में कि बिल्कुल सारे ऐसा। अपनी जगह से खड़े होते थके हुए होते हैं लोग, और फिर उनको वो उठाना इनका खड़े काम खड़े होता हो है। जाते हैं ना बिल्कुल, सारे, तो मतलब हमें वो अपनी सीटिंग का भी थोड़ा ख्याल रखना होता है कि सीटिंग ना बिल्कुल खराब ऐसा हो, ही। क्योंकि इनके गाने सुन के तो वैसे भी किसी को कंट्रोल रहता ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल तो हमेशा आखिर में ही इनको गाना देते कि फिर बेशक सीटिंग खराब हो भी जाए तो। बिल्कुल। जान साहब, एक सवाल व्यूवर्स भी यकीनन जानना चाहते होंगे कि कौन कौन सी जुबानों में आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद से आप बिलोंग करते हैं, तो क्या स्पेशलिटी है, कौन सी जुबान को ज़्यादा पसंद करते हैं आप? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की सभी ज़ुबानें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने उर्दू में भी गाया, पश्तो में भी गाया, फिर मैंने पंजाबी में भी गाया, और थोड़ा बहुत बलोची में भी कोशिश कर ली। आजकल सिंधी की ट्राई कर रहा हूँ, तो वो सब ये थोड़ा थोड़ा जी, जैसे आपने बोला कि आपने हर लैंग्वेज, पश्तो में भी इन्होंने गाना हाँ, गाया पश्तो में हमने सुना है, पश्तो में इनको बिल्कुल सुना हुआ है। सुना पश्तो में सुना हुआ था, और माशाल्लाह फ्लुएंट है आपकी पश्तो भी अच्छी है। नहीं, आई मीन देखें, गाने की हद तक हाँ, गाने की हद तक, शायद हाँ। हाँ फ्लुएंट है, क्योंकि मुझे उसकी मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। Okay, लेकिन वैसे मतलब अलग अलग पश्तो रजे मैं सीख रहा हूँ अभी। सीखनी पड़ेगी अब बिल्कुल ना, बिल्कुल, मतलब। अब केटू के साथ हैं तो सीखनी तो- पड़ेगी। केटू टेलीविजन ज़्यादा फोकस कर रहा है KPK पे, फिर हज़ारा रीजन पे, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर। क्या ऐसे व्यूवर्स आने वाले जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनमें ऐसा भी कुछ होगा कि हमारे उन व्यूवर्स के लिए भी आपको स्पेशल लेकर आएँ? बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, तो मैं तो ये चाहूँगा कि मुझे कश्मीरी ज़ुबान में भी कुछ गाने का मौका मिले, और इसके अलावा भी क्योंकि पाकिस्तान मुझे इत्तेफाक ऐसा है कि जाने का मौका बहुत ही कम मिला, तो अब ये मैं आपकी टीम के ज़रिए पाकिस्तान देख भी रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा ये मौका है कि केटू के ज़रिए वो यहाँ का बहुत सारा कल्चर व्यू करते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही। उससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, देखने को भी मिलता है, तो इसी तरह से मैं भी कुछ ना कुछ एडिशन आपके प्रोग्राम्स में करता रहूँ। ये ज़बरदस्त चीज़ होगी, क्योंकि हमारे कश्मीर से एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो हमारी व्यूवरशिप है, फिर उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की है, फिर हज़ारा वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि केटू टेलीविजन को सिर्फ इसलिए भी बहुत शौक से सुनते हैं कि यहाँ पर हमारी इलाकाई ज़ुबान में प्रोग्राम्स होते हैं, और फिर म्यूज़िक ना हो प्रोग्राम्स में, तो वो मेरे ख्याल में ऑडियंस का और व्यूवर्स जो हैं वो उस पर ज़रूर सोच रहे होंगे क्या हुआ है, केटू टेलीविजन पे सिंगर भी मौजूद है, लेकिन हमारे हज़ारे की ज़ुबान में कोई ऐसा नहीं है। कश्मीर वाले अपना सोचेंगे, तो ज़रूर इस पे फोकस कीजिएगा, और ऐसे गाने ज़रूर लाइएगा जो कि सब ऑडियंस के लिए। एज अ होस्ट अब मुझे ऑल इन वन होने जा रहा है, बिल्कुल। ये आगे आगे आपको भी मतलब काम बढ़ रहा है आपके लिए, काम बढ़ रहा है, सिंगिंग, एक्टिंग और साथ में होस्टिंग। यस, एग्जैक्टली, तो आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ रहा है आपके लिए। तो जांजेब मुगल, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा 1 घंटा कंप्लीट होने को आया है, मतलब ऑलमोस्ट वी आर डन। तो अभी हम इमरात डायरी की तरफ चलते हैं कि यासिर सिद्दीक साहब के पास हमारे लिए क्या क्या है इमरात डायरी में, तो चलिए उस तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, व्यूवर्स को एक दफ़ा फिर से बताते चलूँ कि इमरात डायरी हफ्तावार प्रोग्राम रहेगा, और पहले भी बताया है कि इसमें
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, बिलखुसूस आप पाकिस्तान में बैठे हो, तो आप अपडेट रह सकते हैं मुत्तहिदा अरब इमारात और बिलखुसूस गल्फ़ में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो हालात हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, आने वाली ख़बरों के बारे में, और उसके साथ साथ जो प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं, सकाफ़ती प्रोग्राम्स हो या फिर हमारे एग्जीबिशंस हों, वो सारी चीज़ें हम इमारात डायरी में आपके लिए लेकर आएंगे। एक हफ़्ते की पूरी रिपोर्ट्स जो हैं वो अनमोल और उनकी टीम हमारे लिए लेकर आएगी और मैं आपके सामने वो प्रेजेंट करता रहूँगा। तो इसी तरह से पिछले हफ्ते हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं जो कि हमने देखे हैं कि पिछले हफ्ते की जो हमारे पास न्यूज़ अपडेट्स आई हैं उन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम कहते हैं कि गल्फ़ पूरा हम लोग इंशाल्लाह K2 टेलीविज़न आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। सर थोड़ा होल्ड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कॉल है, अच्छा, पहली कॉल कॉल है, तो जी। कॉल ले लेते हैं पहले। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे और कहाँ से? जी, अतीका महमूद बात कर रही हूँ। अतीका महमूद, कहाँ से कॉल किया आपने? इधर यूएई से की है मैम। अच्छा, दैट्स ग्रेट। क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने प्रोग्राम का मतलब हमारा जो फर्स्ट सेशन खत्म हो गया, तो कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम, क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छा होस्ट करती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कुछ आइडियाज देना चाहेंगे, कुछ सजेशंस देना चाहेंगे जो आप खुद एज अ व्यूअर देखना चाहती हैं प्रोग्राम में? हेलो, हेलो। मैं कह रही थी आप एज अ व्यूअर हमें बताइए, कुछ सजेशंस देना चाहेंगी या कोई आइडिया देना चाहेंगी प्रोग्राम के लिए? नेक तमन्नाओं का इजहार ही कर दीजिएगा। डिस्कनेक्ट हुई है मेरे लाइन ख्याल ड्रॉप हो गई, लाइन ड्रॉप हो गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अतीका आपकी कॉल के लिए। तो अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। यासिर सिद्दीक साहब, आप बताइए। जी। हम लोग बात कर रहे थे हमारा डायरी की कि ये ऐसा प्रोग्राम जिसमें हफ्तावार आपको जो है हम लोग लेकर आएंगे सारी न्यूज़। तो पहली न्यूज़ हमारे पास है सऊदी अरेबिया से, गल्फ़ की हम बात कर रहे थे। तो गल्फ़ में सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, ये सारे वो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर पाकिस्तानीज़ बसते हैं। इनकी रोज़मर्रा की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वहाँ पर प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे पास एक रिपोर्ट है सऊदी अरेबिया से, राना अजीम साहब हमारे रिपोर्टर हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर भेजी है। क्रिकेट चूँकि हर जगह पे हो रही है, PSL पाकिस्तान में चल रहा है और दुबई में T10 लीग होती है, DP वर्ल्ड T20 लीग होती है, और इसी तरह से अब सऊदी अरेबिया में कैपिटल प्रीमियर लीग CPL के नाम से सऊदी अरब ने शुरू की है। एक बहुत बड़ी लीग है और क्रिकेट के फैंस के लिए, क्रिकेट के प्लेयर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ये खबर है कि सऊदी अरब ने भी CPL का स्टार्ट लिया। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, बिलखुसूस KPK के लिए एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ ये है, KPK के क्रिकेट फैंस के लिए, कि KPK वॉरियर के नाम से एक टीम जो है वो आपको नज़र आएगी CPL में। तो होना क्या है सऊदी अरेबिया में, CPL लीग है क्या, वहाँ पर क्या इसकी ओपनिंग सेरेमनीज हुई हैं, क्या कुछ होना है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखते हैं और फिर इस पे बात करते हैं CPL पे। जी। सऊदी अरब में कैपिटल प्रीमियर लीग की साइनिंग सेरेमनी। सऊदी अरब में कैपिटल प्रीमियर लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें KPK वॉरियर्स टीम की ओनरशिप सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन डॉक्टर शमशेर ने अपने नाम कर ली। कैपिटल प्रीमियर लीग के चेयरमैन मुनीर अहमद शाद और KPK वॉरियर्स टीम के ओनर डॉक्टर शमशेर के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब में पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के अहदेदारान और कारोबारी शख्सियत समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। सबसे पहले तो मैं मुनीर भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया टीम खरीदने की, और हमारा आपस में इत्तेफाक हो गया तो KPK वॉरियर हमने खरीदा। और क्रिकेट का अपना एक क्रेज है, तो इसको इंशाल्लाह हम बुलंदियों तक लेके जाएंगे पाकिस्तान में भी, और हमारा इंटरनेशनल अपना एक फोकस है कि हम इसमें इंटरनेशनल लेवल पे भी, जिस तरह सऊदी अरब में हम इंशाल्लाह इवेंट करने जा रहे हैं, दुबई में करने जा रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि अमेरिका में भी इंशाल्लाह हम अपना वो कर लेंगे। जी। कैपिटल प्रीमियर लीग एक पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम का इनिशिएटिव है। पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम एक बिजनेस फोरम है जो कि दुनिया में 20 कंट्रीज में, ये एक इनिशिएटिव है CPL। इसी तरह बेइंतहा इनिशिएटिव जो है जो पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम लेके चल रहा है। तो ये CPL बनाने का मकसद ये था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी अपनी पाकिस्तानी नेशनल के साथ जुड़ जाएं और यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेके वहां जाएं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। एक तो ये ओवरसीज जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी लीग के सबसे खुशान बात यह है कि पाकिस्तान में जितनी भी लीगें होती है वो लोकली कर रहे हैं। इस लीग के जो ऑनर भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जो फ्रेंचाइजर बायर हैं वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। मैंने पहले ही बता दी, रियाज बूम चल रहा है इंशाल्लाह, और CPL के जरिए यहाँ पर जो एक्टिविटी, इकोनॉमी, इंटरटेनमेंट डेवलप होगा, बहुत बड़ी
इतनी जबरदस्त क्रेज होगी, मैं तो ये समझता हूँ हो सकता है एशिया में सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पर होगा। एम्बेसडर भी यहाँ पर आने वाले हैं, इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं, कंसर्ट, म्यूजिकल क्रिकेट कंसर्ट करने वाले, जिसमें खिलाड़ी, टीम्स वगैरह लोग होंगे इंशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है और सब लोगों को वेलकम। जी, तो सीपीएल कैपिटल प्रीमियर लीग आपने भी देखा है, क्रिकेट से सारे ही प्यार करते हैं, पाकिस्तानी जहां जा रहे थे। क्या कहते हैं, सीपीएल कितना एक बड़ा इनिशिएटिव होगा क्रिकेट के इसमें लिए? एक तो बहुत जबरदस्त सेगमेंट मुझे इसमें जो सुनने को मिला कि वहाँ म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी होगा, वो तो मेरी अच्छा, फील्ड है आपकी कि वहाँ- सिर्फ उसी पे तवज्जो अरे, थी? हाँ, क्या मुझे क्या जबरदस्त चीज कान उसमें सिर्फ सुनने वहां को पे मिली। खड़े होते हैं जहां म्यूजिक की बात आती है। जी, तो देखें, क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो कि मैंने कहा मुत्तहिदा अरब इमारात में भी पाकिस्तानी जहाँ पे भी मोहब्बत करते हैं, तो अब सऊदी अरेबिया में रहने वाले पाकिस्तानी जो है ओवरसीज़, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त है कि सीपीएल वहाँ पर वो अपने जो पसंदीदा प्लेयर्स हैं उनको देख पाएंगे। इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात की भी बात करते हैं, वहाँ पर एक मिडल ईस्ट एनर्जी जो है वो एग्जीबिशन हुई है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। सफ़ीर पाकिस्तान जो थे इन्होंने इसकी ओपनिंग की है, और यहाँ पर भी देखें, जब भी मुत्तहिदा अरब इमारात की बात करते हैं तो यहाँ की जो लीडरशिप है वहाँ से काफ़ी सारे जो वो आला हुकाम हैं वो भी शरीक होते हैं, और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया देखती है। और यही चीज़ हमने देखी है मिडिल ईस्ट एनर्जी फोरम में भी, एग्जीबिशन में, कि यहाँ पर भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को पेश किया गया है। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है। और इसी तरह से पाकिस्तान के जो पेविलियन का जो ओपनिंग है वो भी हुई है। तो मेरे पास इसके लिए भी एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तरमीज़ी ने दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मुनक्किदा नुमाइश मिडल ईस्ट एनर्जी 2025 के 49वीं एडिशन में पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह किया। ये इवेंट खित्ते की सबसे बड़ी तवानाई की नुमाइश के तौर पर तस्लीम किया जाता है, जिसमें 40,000 से ज़ायद एनर्जी प्रोफेशनल्स और 1,600 बैनुल-अक़वामी नुमाइंदगान इकट्ठे होते हैं। 7 से 9 अप्रैल 2025 तक मुनक्किद होने वाली नुमाइश में पाकिस्तान पेविलियन की इफ्तिताही तकरीब में कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर अली ज़ेब खान और चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई शबीर मर्चेंट के साथ साथ पाकिस्तानी नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान पेविलियन में 8 मारूफ पाकिस्तानी कंपनियां शामिल हैं, जो तवानाई के 5 अहम शोबों में जिद्दत पेश कर रही हैं। उनमें स्मार्ट हल, साफ और काबिल तजदीद तवानाई, बैकअप जनरेटर्स और क्रिटिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी कंसेप्शन एंड मैनेजमेंट शामिल हैं। सफ़ीर फैसल नियाज़ तरमीज़ी ने आलमी तवानाई मार्केट में पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार पर फ़ख्र का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई फ़ख्र की बात है कि TDAP के प्लेटफॉर्म के तहत 8 मुतहरिक पाकिस्तानी कंपनियां इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। हमारा पेविलियन आलमी खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है, जिसमें स्मार्ट एनर्जी, हल, काबिल तजदीद टेक्नोलॉजीज और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तवज्जो दी गई है। पाकिस्तानी मसनूआत में बढ़ती हुई दिलचस्पी हमारे मुल्क की तवानाई के शोबे में एक मुसाबिकती खिलाड़ी के तौर पर सलाहियत को जाहिर करती है। जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ आप पाकिस्तान का नाम सुनते हैं वैसे भी सर फ़ख्र से बुलंद होते हैं। और इस तरह के एग्जीबिशंस जब इंटरनेशनल लेवल पर जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान पेविलियन में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जब मेड इन पाकिस्तान लिखा आता है, तो यकीन करें कि वहाँ से ही हमारी जो है वो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलती हैं कि हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। और यही चीज़ें इस एग्जीबिशन में भी पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाई जा रही हैं, जो कि ट्रेड सेंटर में मुनक्किद हो रहा है। और इसीलिए सफ़ीर पाकिस्तान जो है वो उन्होंने बिलखुसूस इसमें एज ए मेहमान खुसूसी भी गए और ओपनिंग भी की है। तो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज हर तरह से पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान के तकरीबन सभी यहाँ पर जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो इस रिपोर्ट में शामिल हैं। मैंने काफ़ी नोन चेहरे इसमें देख रहा था, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अनमोल की मेहनत हमें नज़र आ रही है कि किस तरह से वो जाकर ये सारी चीज़ें अपने ऑडियंस के लिए और अपने व्यूअर्स के लिए पाकिस्तान में रहते हुए लेकर आ रही है। जैसे उन्होंने बोला नॉन फेसेस नज़र आ रहे,
बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है? जैसे आपने बोला था मैं सीरियस शोज नहीं करता बिजनेस के हवाले से। हमारे भी स्पॉन्सर्स जो हैं वो बिजनेसमैन ही होते हैं। इनका तो खास लिंक रहता है, जब तक हाँ जब तक ये लोग इनसे नहीं मिलेंगे तो उनके शोज ही नहीं होंगे। तो यही चीज, हाँ बिल्कुल, बिजनेस कहीं भी रहे आपका बिजनेस से लिंक जरूर रहता है। बिल्कुल। तो दुबई की बात करते हैं, मुत्तहिदा अरब अमीरात की, तो पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है वो भी उनकी अपनी एक बड़ी पहचान है, जो कि पॉजिटिव इमेज में। वही कह रहा हूँ कि हर बंदा जो है पाकिस्तान का यहाँ पर एम्बेसडर है और वो अपने प्लेटफॉर्म पे रहते हुए पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो दुनिया को दिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट है मेरे पास फिर से सऊदी अरब आपको लिए चलेंगे। सऊदी अरब में ईद गुजरी है, ईद मिलन पार्टी हुई है और ईद मिलन पार्टी रियाज के शहर सऊदी अरब में राना अजीम साहब फिर से उन्होंने हमें रिपोर्ट किया है और यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, जिन्होंने इस ईद मिलन पार्टी में शिरकत की है। पाकिस्तान के एक कम्युनिटी जो वहाँ पर मौजूद थी उससे उन्होंने उनको एड्रेस भी किया है, पाकिस्तान के लिए ख्वाहिशात का इजहार भी किया है और यही वजह है कि सऊदी अरब में बसने वाले पाकिस्तानियों को एक और जो है वो वहाँ पर कम्युनिटी की जो इवेंट है उसमें बैठने का मौका मिला है। रिपोर्ट देखते हैं राना अजीम साहब ने जो हमें भेजी है और फिर उस पर बात करते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद से इजहार ख्याल करते हुए साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती लाजवाल है। यहाँ लाखों की तादाद में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं जो मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानिद है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का अहम तरीन मुल्क है जिसकी मजबूती उम्मत मुस्लिमा की मजबूती है, इसलिए हमें मिलकर पाकिस्तान को हर लिहाज से पायदार और मुस्तहकम बनाना होगा। पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन है, दहशतगर्दी आर्जी है जिसके लिए हमारी मुहाफिज अफवाज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस निबर्द आजमा है और पाकिस्तान दरख्शा दौर में दाखिल हो रहा है। तकरीब से मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ ने खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली में अपना नुमाया किरदार अदा किया है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने में हर तबके को आगे बढ़कर साथ देने की ज़रूरत है। तकरीब से राना अब्दुल रऊफ, सैयद साकिब ज़ुबैर, मियाँ अब्दुल हामिद, नसीम पाशा और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। रियाज में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लोग मौजूद है, कारोबारी लोग मौजूद है और ज़ाहिर है यहाँ हर पाकिस्तानी हमारा एक पहचान भी है, हमारी शनाख्त भी है और हमें खुशी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब एक लिहाज से एक जान दो कालब है और एक मजबूत इस्लामी और दीनी रिश्ते में मुंसलिक है। दोनों का इस्तेहकाम, दोनों की तरक्की, दोनों में अमन एक दूसरे के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सबसे बुनियादी चीज़ तो सियासी इस्तेहकाम है। जब तक सियासी इस्तेहकाम न हो तो माशी इस्तेहकाम नहीं मिलेगा और इस वक्त पाकिस्तान में हमें जिन मसाइल का सामना है, पहला मसला तो बदअमनी है, दहशतगर्दी है और इलाक़ाई तासुबात है और नफ़रतों पर मुनहसर एक नया बयानिया है, चारों तरफ नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हम तमाम सियासी लीडरों का, सियासी वर्करों का फ़र्ज़ है कि तासुबात की बजाय हम एक ऐसा पाकिस्तान अपने आवाम को दे दे जिसमें हम एक कौम नज़र आ जाए और रंग और नस्ल के अख्तिलाफ़ात की बजाय हम उम्मत की बात करें। ज़ाहिर पाकिस्तान ही लीड करेगा मुस्तक़बिल का उम्मत मुस्लिमा। तो पाकिस्तान मजबूत होगा, उम्मत मुस्लिमा मजबूत होगा। पाकिस्तान अगर कमज़ोर होगा, उम्मत ही कमज़ोर होगा। तो इस वक्त कश्मीर का मसला हमारा बहुत अहम मसला है, फ़लस्तीन का मसला बहुत अहम मसला है। इन दोनों मसाइल के हल के लिए एक मुस्तहकम पाकिस्तान माशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी नागुज़ीर है। सऊदी अरब से राना अजीम की रिपोर्ट। जी, तो सऊदी अरब से राना अजीम साहब हमें ये रिपोर्ट कर रहे थे। ईद मिलन पार्टी वहाँ पर हुई है और उसमें एड्रेस किया है साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने, जिन्होंने नई ख्वाहिशात पाकिस्तान के लिए इजहार उन्होंने किया है और हमेशा से जहाँ भी वही बात है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों तो ख्वाहिशात ही कर सकते हैं कि हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह से पुरअमन रहे और हंसता बसता रहे। तो जी, काफ़ी आपने इस रिपोर्ट से मुझे लगा कि मेहनत की है, ना सिर्फ आप
यूएई के ऊपर फोकस है जी गल्फ, नहीं है। पूरे गल्फ से। अभी देखिए इन्होंने कितनी सारी रिपोर्ट Exactly, सऊदी पूरे- अरेबिया से शामिल की और Exactly. कितना ब्रीफ जैसे और इन्होंने प्रोग्राम के शुरू में ही बोल दिया था कि सिर्फ यूएई से कैटू नहीं पूरे टेलीविजन गल्फ की एक से। बहुत ज़बरदस्त काविश है। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, हमारी जी। टीम्स सारे गल्फ कंट्रीज जी। में हैं और यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ यूएई का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान के, ये पूरे गल्फ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले ज़िंदगी हम जो है वो पाकिस्तान में रहने वालों को दिखाते रहेंगे और यही चीज़ लोग सुनना चाहते हैं कि वहाँ पर दियार गैर में रहते हुए पाकिस्तानी क्या किस हो तरह रहा से है, ज़िंदगी कैसे गुजारें। कैसे जी। जिंदगी गुजारी, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली जैसे देखा जाए उनको तो लगता है कि हम बिल्कुल। तो पेड़ों से इंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर आप इस पेड़ों तरह से की पैसे तोड़ते हैं कि जब भी कॉल करते हैं कहते हैं कोई आ रहा है तो हमारे ये भी लिए हम लोग अपनी ये अपनी भिजवा दें। रिपोर्ट्स में जरूर iPhone। शामिल करेंगे कि कौन से एग्जैक्टली आईफोन कौन कोई से बात ही नहीं है ये तो आईफोन छोटी सी बात। आईफोन चाहिए इनको, लगता है कि पता नहीं पेड़ों पे पैसे नहीं लगे खैर अब तो आईफोन्स और ये सारी चीज़ें पाबंदी लगने के बाद थोड़ा सा अमन ज़रूर है कि आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते और ये एक अच्छा जो है वो इकदाम है, इकदाम ये भी है, शायद- वैसे बच रहे हैं ये भी पाकिस्तानियों शायद के। ये और जो चेंजेस आएंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की किसी की दिल की दुआ एक होगी बात अच्छी जो लगी है कि चले आपके पास पहले फरमाइशें आती थी कि यार मेरे लिए एक फ़ोन ले आते हैं, यानी अब इनकार भी नहीं हो सकता तो लेके जाना ही जाना है। लेके तो अब ये यार कि वो लेके आने का फ़ायदा नहीं है, 30 डेज़ के बाद चलता ही नहीं है PTM और फिर उसकी हाँ तो बस ठीक है, मेरे ख्याल में ये चलता रहना चाहिए। क्या सही है ना ये? अब पैसे बचाने के लिए बिल्कुल सही है। हाँ पैसे बचाएं, आप जाते नहीं पाकिस्तान, आपको क्या खबर इस बात की? ये हमसे पूछे जो आना जाना लगा रहता है, फरमाइशें रहती है। आगे चलते हैं, फिर से वापस हम आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में लेकर आते हैं। गल्फ में देखें यही मजे हैं कि आपको कतर लेके चलते हैं, फिर सऊदी लेकर चलते हैं, सऊदी से रियाज लेकर चलते हैं, तो अब फिर हम वापस कहाँ जा आपको हम अब आपको लेकर वापस चलते आ हैं रहे हैं। अजमान में। वाह, अजमान एक बहुत ही अजमान। खूबसूरत शहर है, देख लें, बहुत ही इनका शहर, खूबसूरत इनका। शहर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। और यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ पाकिस्तानियों की होती हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ के हवाले से बात करें, सकाफती प्रोग्राम के बारे में बात करें। अब इस दफ़ा भाई पैलेस अजमान एक बहुत ही ज़बरदस्त होटल है, रिजॉर्ट है ये अजमान में। वहाँ के जनरल मैनेजर हैं इफ्तिखार हमदानी साहब, उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया था जिसमें तकरीबन फिर से वही चेहरे पाकिस्तान के जो बिज़नेस कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो शामिल थे और सफ़ीर पाकिस्तान ने एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पर शिरकत की थी। और इसमें हुआ ये था कि आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के जो खूबसूरत मनाजर हैं उनको कैप्चर किया था। और एक बहुत बड़ी ख़ास बात जिसे यकीनन लोग बड़ा पसंद करेंगे कि आपके जो बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान को अपनी पेंटिंग के ज़रिए पाकिस्तान के शहरों को जाकर के, इंडिया की बात करें, इंडिया से भी कुछ जो है वो आर्टिस्ट मौजूद थे, मिस्र से थे, लेबनान से थे, जॉर्डन से थे। तो जब आपके कंट्री को बाकी लोग दुनिया से आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर दिखा रहे होते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को आर्ट गैलरी में पेश किया है। पाकिस्तान के भरपूर सकाफती विरसा और फनकाराना तनों को उजागर करते हुए बही अजमान पैलेस होटल ने एक दिलकश आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया। तकरीब में पाकिस्तान, शाम, मिस्र और लबनान समेत मुख्तलिफ कौमियतों के आर्टिस्टों ने शिरकत की और पाकिस्तान के सकाफती तनों और सियाहती मकामात की दिलकशी की भरपूर पजीराई की गई। इफ्तिताह के बाद फैसल नियाज़ तरमीज़ी ने गाइडेड टूर किया, फनकारों के साथ तबादला ख्याल किया और उनके तख्लीकी तासुरात को सराहा। कबल अजी बाही अजमान पैलेस होटल और कुरन बीच रिजोर्ट शारजा के एरिया जनरल मैनेजर इफ्तिखार हमदानी ने मेहमानी खुसूसी का खैर मकदम किया और उनकी मौजूदगी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सकाफती तबादलों को फ़रोग़ देने और फ़न के ज़रिए कम्युनिटीज़ को जोड़ने वाले इक़दामात की हिमायत करने के होटल के अज़म का इयादा किया। सफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तरमीज़ी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने कलीदी खिताब में सफ़ीर फैसल नियाज़ तरमीज़ी ने होटल की इंतज़ामिया को तकरीब के इनेकाद पर सराहा, जिसमें पाकिस्तान के गहरे सकाफती विरसे और वसीह सियाहती सलाहियत को उजागर किया गया। उन्होंने अवामी सतह पर रवाबिता को फ़रोग़ देने में सकाफती सफारतकारी के किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फ़न, मौसीकी, खाने और खेल लोगों को मुत्तहिद करने की क़ुव्वत रखते हैं। सफ़ीर ने कहा कि हम आहंगी
और अमन के लिए हमें मजीद सकाफती तबादलों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात की खूबसूरती 200 से जायद कौमियतों को इकट्ठा करने की सलाहियत में मुज़म्मिर है। भाई अजमान होटल में इफ्तिखार हमदानी साहब ने एक आर्ट एग्जीबिशन किया। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट मौजूद थे बल्कि दूसरे ममालिक के भी, शाम के, लबनान के, डोमिनिकन रिपब्लिक के, हिंदुस्तान के, जॉर्डन के आर्टिस्ट थे हमारे साथ और बड़ा खूबसूरत था। उन सब ने जो कॉमन थीम थी इस पूरे एग्जीबिशन की वो पाकिस्तान थी। उन लोगों ने पाकिस्तान को पेंट किया था जिन्होंने कभी पाकिस्तान गए नहीं थे पर उन्होंने पाकिस्तान की तस्वीरें देखी थी। और मेरा ख्याल से जो आर्ट होता है उससे बेहतर आपकी डिपिक्शन नहीं होती। आजकल के दौर में जहाँ पे हम खिलफशार देख रहे हैं, यहाँ पे आर्ट, मोहब्बत, आशिक का बड़ा अहम पैगाम था। और ऑल क्रेडिट क्योंकि भाई अजमान होटल एक तरह का पाकिस्तान कल्चरल सेंटर बन चुका है। यहाँ पे पाकिस्तान की वुमेन की कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेसमैन की कॉन्फ्रेंस होती है और आज यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन था। इंशाल्लाह ये हमारे में जो जितना टैलेंट हम में है वो निकल कर सामने आ रहा है। मुझे खुशी हुई आज 12 साल के बच्चे हमारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत पे इतना खूबसूरत किया था। वो लोग जो कि कभी पाकिस्तान गए नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी आर्ट को प्रमोट किया। तो ऑल क्रेडिट टू भाई अजमान होटल, इफ्तिखार हमदानी साहब। आई थिंक सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि बहुत सारे जो ममालिक थे, जैसे एक्सेलेंसी भी बता रहे थे कि जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, डोमिनिकन रिपब्लिक और इंडिया से भी ख़ास तौर पे जो आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की जो ब्यूटी है उसको शोकेस किया है यहाँ पे इस होटल के अंदर। और बहुत सारे दूसरे ममालिक जैसे आर्मेनिया के जो गेस्ट थे उन्होंने आके पार्टिसिपेट किया है, जर्मनी के लोग यहाँ पर मौजूद थे, लोकल कम्युनिटी यहाँ पर मौजूद थी। तो इससे एक बहुत खूबसूरत मैसेज गया है यूएई के अंदर कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और वहाँ पे जाना चाहिए। और मुझे सबसे खुशी ये हुई है कि हर एक आर्टिस्ट जब अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो एक्सेलेंसी फैसल लिहाज टिमजी उनको इन्वाइट कर रहे थे कि आपको पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तख़य्युलात में पाकिस्तान को पेंट किया है। तो एक रियल एम्बेसडर होने के नाते आपने भी उनको बहुत अच्छा जो है ना इनवाइट किया है। और हमें खुशी होती है कि जिस वक्त भी कोई इवेंट नॉर्दर्न साइड पे होता है तो उसके लिए हमेशा आप पेश होते हैं और आपने कभी भी इनकार नहीं किया है, क्योंकि सारे इवेंट्स दुबई की तरफ और अबू धाबी की तरफ होती हैं। तो नॉर्दर्न साइड पे मैंने यही कहा है कि भाई अजमान पैलेस आपका ये कल्चरल सेंटर आप इसे कह लें, आप इसे कॉन्सुलेट का हिस्सा कह लें, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी के बहुत एहसान है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी कमर्शियल कामयाबी में पाकिस्तानी कम्युनिटी की वेडिंग्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा है। तो इसलिए फिर ये कि हमें पे बैक करना है और उस पे बैक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे और बहुत सारे इवेंट्स इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे जो कि यहाँ पे हम मुनक़िद करेंगे इंशाल्लाह। जी हम भी इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं अपना, जैसे बाकी दोस्त कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमदानी साहब ने कहा कि हम साहब एक एम्बेसडर हैं, इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया, तो हम भी उसी का ही अपना पे बैक कर रहे हैं। इस तरह पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल, बाकी मीट वगैरह, हम तमाम एशिया खुद नोश पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं। हम यहाँ पर जो कम्युनिटी है ग्यारह में पाकिस्तान से दूर, हम उनको वो टेस्ट, वो जायका, वो हमको उनको यहाँ पर लाके दे रहे हैं और इसी में हम भी अपना कोई हिस्सा डाल रहे हैं। मेरा नाम साइमा फुरकान है, मैं कराची पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ और पाकिस्तान की बेटी होने के हवाले से मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई एग्जीबिशन करूँ। दूसरे टॉपिक्स पे बहुत सारी पेंटिंग्स एग्जीबिशंस की हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ इफ्तिखार हमदानी सर की कि जिन्होंने मेरी इस कोशिश को कामयाब होने में मेरा साथ दिया और हमारे इस इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। और बहुत भरपूर तरीके से हम तमाम दुनिया के आर्टिस्टों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। जॉर्डनियन आर्टिस्ट थे, लेबनीज़ आर्टिस्ट थे, इसमें जब जर्मनी के, इंडिया के और गल्फ़ कंट्रीज़ के आर्टिस्ट थे, पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे। मेरा जो ख्वाब था वो आज पूरा हुआ, लेकिन ये ख्वाब यहाँ रुकेगा नहीं। इससे आगे मैंने इंशाअल्लाह आर्ट एंड कल्चर के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम के लिए, पाकिस्तान के झंडे को ऊपर करने के लिए जो मुझसे हो सकेगा मुझे इंशाअल्लाह करते रहना है। भाई पैलेस अजमान और शुक्रिया इफ्तिखार हमदानी साहब का जिन्होंने ये एग्जीबिशन रखा था, आर्ट एग्जीबिशन था। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि पाकिस्तान को पेंट किया है बाकी कंट्रीज़ के लोगों ने, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मुस्बत चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और उसके साथ साथ जब यूएई के लोग यहाँ पर हमें इस तरह की एग्जीबिशन में बैठे नज़र आते हैं तो यकीनन उस एग्जीबिशन की क्या बात है, क्या कहने होते हैं। तो इस तरह की जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आती हैं हमें अपनी इस इमारत डायरी में भी। मेरे ख्याल में आखिरी रिपोर्ट है मेरे पास, उसकी तरफ चलते हैं। अबू धाबी लिए चलते हैं आपको अभी। अबू धाबी में 23 मार्च के हवाले से, योम पाकिस्तान के हवाले से एक जो है वो रिसेप्शन दिया गया है
एक्सीलेंसी सफ़ीर पाकिस्तान फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब की तरफ से। और इस एग्ज़िबिशन की जो ख़ास बात है, जो पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से ये एक रिसेप्शन दिया गया था, उसमें जो यूएई के 2 वज़रा हैं उन्होंने शिरकत की थी। सबसे पहले हिज़ एक्सीलेंसी जो हमारे साथ थे शेख नयान बिन मुबारक अल नयान, उन्होंने भी शिरकत की थी। उन्होंने एड्रेस भी किया था एक पाकिस्तान कम्युनिटी को। और उसके साथ साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जो हमने इस अपने रिसेप्शन में देखी थी कि इब्राहिमी रेस्टोरेंट, ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट है, इसके ओनर हैं, इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव जो काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहे थे, एक बुक जो है वो उन्होंने मरहूम शेख जायद जो है वो बाबा शेख जायद जो कि हमारे एक्सीलेंसी भी, हाईनेस भी हैं, उनके लिए इन्होंने उनकी ज़िंदगी पे किताब लिखी है। और किताब का नाम भी बड़ा ज़बरदस्त रखा था, मेमार वतन। मेमार वतन भी इसलिए कहा गया क्योंकि बड़ी मेहनतें थी बाबा शेख जायद रहमतुल्लाह अलैह की। उन्होंने इस कंट्री को बनाने में, इस मुल्क को बनाने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। तो इसी के सिले में मैं एक एट्रीब्यूट था जो कि हमें नज़र आया, एक बुक की सूरत में उन्होंने पेश किया था। तो रिपोर्ट देखते हैं योम पाकिस्तान के हवाले से अबू धाबी से। अरब इमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी ने कहा है कि पाकिस्तान में समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के फ़रोग़ में नौजवानों की बड़ी तादाद, अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन की बढ़ती हुई शराकत, ज़राअत, काफ़ती विरसा, सियाहत की सलाहियतें और तेज़ी से तरक्की करता हुआ IT सेक्टर अहम किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तान के सफारत खाने ने यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से इस्तकबालिया का एहतमाम किया, जिसमें सफारतकारों, मुत्तहिदा अरब इमारात हुकूमत के अल्लाह हुकाम, इमाराती शहरियों और पाकिस्तानी बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुत्तहिदा अरब इमारात के रवादारी और बकाए बाहमी के वजीर हिज हाइनेस शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान तकरीब के मेहमानी खुसूसी थे, जबकि वजीर मुमलिकत बराए खारिजा उमूर अहमद बिन अली अल शेख ने भी तकरीब में शिरकत की। बुध को यहाँ मौसूला प्रेस रिलीज के मुताबिक तकरीब के आगाज पर पाकिस्तानी फनकारों ने रिवायती बैंड पर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी तराने बजाए। इस मौके पर खिताब करते हुए सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी ने करारदादी पाकिस्तान की अहमियत को उजागर किया और एक नवज़ायदा रियासत की बढ़ती हुई ज़रूरियात से निपटने और बाद में समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए सख्त जद्दोजहद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की बढ़ती हुई मजबूत सियासी और इक़्तिसादी शराकतदारी का मुज़ाहरा बाकायदा आला सतह राब्तों, अच्छी तरह से कायम इदारों और 17 लाख पाकिस्तानियों की मौजूदगी से होता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के बानी को खिराजी तहसीन पेश करने के लिए सफारत खाने ने शेख ज़ैद बिन सुल्तान मरहूम की जिंदगी और कामों पर एक किताब का इजरा भी किया, जिसका उन्वान शेख ज़ैद मेमारे वतन है और उसे एक मुमताज़ पाकिस्तानी खान जमान सुरूर ने तहरीर किया है। ये किताब पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात की अवाम और हुकूमत को खिराजी तहसीन है। इस मौके पर पाकिस्तान के मुमताज़ कारोबारी शख्सियत में से एक अदनान नियाज़ को उनकी शानदार खिदमात पर सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया। मील दूर से आपका सब सैलाबी परचम 5 मील दूर से पूरे अबू धाबी में नज़र आ रहा था और इतनी बड़ी तादाद में 2 मिनिस्टर्स थे, शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान, अली अहमद साइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, को 150 तो इमाराती थे, 80 सफ़ीर थे, 80 डिफेंस अटैचेस थे, पाकिस्तानी बड़ी तादाद में थे। और सबसे बड़ी बात आज के दिन में इब्राहिमी वाले ने खान जमान साहब ने शेख जायद को एक ट्रिब्यूट पेश किया है। उसका इजरा शेख नहयान ने किया उस किताब का, जो अरबी और उर्दू में लिखी गई है। वो ट्रिब्यूट है कि शेख जायद ने सन 60 में जब अलैन के गवर्नर थे, उन्होंने जो बुनियाद रखी थी उसकी, तो उस पर उसने तकरीर में भी कहा कि जब शेख जायद अपना इलाज करा के अमेरिका से वापस आए तो उनको 10 मिनट दिए पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पर वो 10 मिनट 3 घंटे में वो खाने तक गए। और शेख जायद इतने खुश थे कि उनके शेख जायद के 15 बेटे आ गए कि मेरा अपना बाप बड़े अरसे के बाद। उसने कहा कि अगर कोई कौम मेरी करीब है अमीरातियों के बाद तो पाकिस्तानी है। तो देखिए पाकिस्तानी और इमारात का ये संगम से क्या खूबसूरत रिश्ता है। और जितनी बड़ी तादाद में आज इमाराती हमारे साथ हैं, देखिए इस फंक्शन 6 बजे शुरू हुआ था, 3.5 घंटे अभी भी लोग हैं। वो शो करता है कि पाकिस्तान से कितना गहरा लगाव है हम लोगों से। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन हुआ। पाकिस्तानी
तराने, पाकिस्तानी धुनें, पाकिस्तानी गीत, पाकिस्तानी पेंटिंग। बलूचिस्तान का एक फ़ोटोग्राफ़र बार खान साहब, उसने बलूचिस्तान की खूबसूरत तस्वीरें लगाई, गिलगित बल्तिस्तान की लगाई। फिर हमने पाकिस्तान से शेख जायद के पहले विज़िट से लेकर आखिरी विज़िट तक की सारी तस्वीरें डिस्प्ले की। बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ और मैं खुशी करता हूँ खैबर टीवी ने कि हमेशा हमारे साथ हमें किया। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज आपने शेख ज़ैद बाबा की ज़िंदगी पर किताब जो लिखा था वो अबू धाबी गवर्नमेंट के हवाला किया है। ये मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र का दिन है। क्या कहना चाहते हैं आज के हवाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है कि एक तो हमारे 23 मार्च के दिन का सफरखानी के साथ मिल के और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिल के हम इसको मना रहे हैं। और साथ में बाबा ज़ैद के ऊपर सालों से मैंने एक मामारिल वतन लिखा वो किताब है, वो किताब आज नशर हुआ। तो आज के मजमे में, आज के जो इज्तिमा में जो लोगों को खुशी हासिल हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई कि अच्छी टाइम पे जो है ना ये किताब ही नशर हुई और इसमें इमाराती भाइयों और पाकिस्तानियों के लिए अच्छे तासरात का वो इंशाल्लाह पढ़ने को मिलेगा। जी, रहीम केतरान मेरा नाम है। कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा जी बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट बारखान है, वहाँ से। लेकिन अब कुछ अरसे से मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर साहब के दरख्वास्त पे मैं पाकिस्तान से आया हूँ और मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में, इस मुल्क में जितनी भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो हमारा लैंडस्केप की डाइवर्सिटी है, हमारे लोगों के जो चेहरों की खूबसूरती है, उसको हम दुनिया को दिखाएं। आपको पता है इस इवेंट में तकरीबन 200 इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स आए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के एम्बेसडर्स आए हैं, बिज़नेस कम्युनिटी आई है, इमाराती लोग आए हैं। तो उन सब को ये दिखाना, ये सारी चीज़ें, तो एक मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। एक जो तस्वीर होती है, आपको फिर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप दुनिया को जो भी ज़बान से कहते रहें, लेकिन एक तस्वीर आपने उनको दिखा दी तो मेरे ख्याल में फिर आप का मकसद जो वो पूरा हो जाता है। तो आज मैं काफ़ी देर से इधर हूँ, लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब है कि हम अपने इस मकसद में कामयाब हुए हैं कि लोगों को खूबसूरती दिखाई जाए, लोगों को हमारा जो पहाड़ हैं, बड़े डेजर्ट हैं, हमारे दरिया हैं, हमारी सारी चीज़ें, तो वो हम लोगों को दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अबू धाबी में दिए गए रिसेप्शन, एक सफ़ीर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज हर जगह पे दुनिया इस वक्त देख रही है और इसी तरह की तकरीबात जो हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए होती रहेंगी और खैबर नेटवर्क, कैटू टेलीविज़न आपके साथ साथ और आप तक की खबरें ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। इस न्यूज़ की जो रिपोर्ट है, इसकी एक बड़ी ख़ास बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि खैबर नेटवर्क के CEO सर जवाद हमारे मशर हैं, वो भी इसमें शरीक थे और ये शिरकत जो हुई थी, ये स्पेशल जो है सफ़ीर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे हुई थी, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जवाद सर कम ही इवेंट्स में जाते हैं। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमने उनको भी देखा है और वो सफ़ीर पाकिस्तान की एक बड़ी ख़ास जो है वो दावत पे वहाँ पर शरीक थे। तो यही मुस्बत चेहरे हैं पाकिस्तान के जो हमें नज़र आते हैं, पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाते हैं। तो सर जवाद के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? आपने भी नोटिस किया होगा कम ही वो इवेंट्स में जाते हैं। जी, दैट्स ट्रू, बट उनकी ना एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि कहीं भी चले जाए ना तो वो एक एनर्जी आई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, स्मुख सा चेहरा है और हाँ वो मतलब वो लगते हैं कि अभी मैं बात करूंगी, क्योंकि शुरू में मुझे भी यही होता था कि अब मैं कुछ बात करूंगी तो मुझे कुछ सुना देंगे, डांट देंगे, बट अभी जैसे जैसे टाइम गुजरता है कि मैं कंफर्टेबल होती गई हूँ इन सर जवाद के साथ, तो अभी मतलब वो बहुत चिल है, काम। बिल्कुल ऐसा है। इस एग्जीबिशन की अहमियत हमें से भी पता चलती है कि हमारे जो CEO वहाँ भी वो भी मौजूद थे और उसके साथ साथ बाकी जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे वो भी उनके साथ घुल मिल रहे थे और पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो दुनिया देख रही थी। तो ये वो सारी न्यूज़ थी जो कि मेरी इमारात डायरी में पिछले पूरे हफ्ते की थी। ये इंशाल्लाह से इस तरह से कंटिन्यू भी रहेंगी। वापस अनमोल के पास चलते हैं और देखते हैं अनमोल क्या हमें मजीद बताते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी, ये तो हमारा फर्स्ट एपिसोड था ना K2 TV पे, दुबई की साइड से, मतलब पहला प्रोग्राम था, तो इसलिए हम लोगों ने मिल के किया। बट एक इस प्रोग्राम पे रोशनी डालना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम मेरा और जहांजीब मुगल का 1 घंटे का होगा, विच इज़ इमाराती रंग दुबई। 1 घंटे का हम करेंगे और जैसे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद फिर आपका इन्फॉर्मेशन और जो आपके पास हो गया इमारात डायरी, वो फिर आप करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम 10:30 AM to 11:30 AM है दुबई के टाइम से, और 11:30 to 12 PM आपका प्रोग्राम होगा।
तो ये सिर्फ पहला प्रोग्राम था इसलिए आप हमारे साथ थे, वरना अब तो आप अकेले ही करेंगे। अकेले करेंगे। अकेले देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि जब शुरुआत आप दोनों कर रहे होंगे प्रोग्राम की तो प्रोग्राम बहुत अच्छा जाएगा। बड़े अच्छे से आपने व्यूवर्स को बताया कि 10:30 to 11:30 यूएई टाइम के मुताबिक, और उसके बाद फिर इमारात डायरी है जिसमें इसी तरह से एक्साइटिंग न्यूज़ होंगी, क्रिकेट से रिलेटेड होंगी, सकाफती मेले आप तक लेकर आएंगे, और उसके साथ साथ पहले हम लोग थोड़ा उनको एंटरटेन कर लेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाएंगे ताकि आगे पता नहीं आप क्या न्यूज़ लेके आएंगे तो वो रेडी रहेंगे उस चीज के तौर पे तैयार। जानसे भाई से रिक्वेस्ट जरूर है कि हमने गिलगित का नाम भी लिया है, K2 टेलीविजन वहां पर मौजूद है, कश्मीर में है, हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानी देखते हैं, तो ऐसा हो कि सबको मौका मिलना चाहिए, सबके हाँ सारे रंग शामिल होंगे। यही खूबसूरती है K2 टेलीविजन की कि वो जहां भी रहे सारे रंगों को जोड़ के रखता है। इमाराती रंग और फिर इमारात डायरी, ये हफ्तावार प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही है, तो मतलब वो मैं यही बात कर रही थी ना कि हम अपने व्यूवर्स को पहले मेंटली प्रिपेयर करेंगे इनके प्रोग्राम के लिए, पता नहीं क्या लेके आएंगे। लेकिन व्यूवर से एक चीज हमें जरूर चाहिए होगी कि आपकी कॉल्स का हमें इंतजार जरूर रहेगा, आपकी फीडबैक हमें चाहिए होगी। आप किसी भी मसले को हाईलाइट करना चाहते हो, किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हो, तो हम आपकी खिदमत में पेश रहेंगे, और आपकी कॉल्स के लिए आपको नंबर हम जरूर स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे। ये बहुत जरूरी है बिकॉज फीडबैक मिलना चाहिए, उसी से फीडबैक ऑक्सीजन होती है हमारे लिए। जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलती है तो हमारी एनर्जी और मोटिवेशन और बढ़ती है, और उसके साथ साथ जब इन्फॉर्मेशन पास होती है, कुछ हम आपको बताते हैं और कुछ आपसे सुनते हैं, तो इसी चीज का मजा रहता है। डिस्कस हो रहा हो जिस तरह से भी, तो व्यूअर्स भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्राम के रंग बढ़ जाएंगे। इसलिए लाइव कॉल का ऑप्शन दिया गया है कि व्यूअर्स हमें कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी हो, पाकिस्तान से भी कॉल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस है, व्हाट्सएप नंबर भी है और लैंडलाइन नंबर भी है, दोनों पे कॉल कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, तो मतलब ऑप्शंस है आपके पास, आप अगर जहां जी बिल्कुल आसानी है व्यूअर्स के लिए। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त हमारा ये प्रोग्राम रहा है। इंटरटेनमेंट ज़रूर रही है, उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन ज़रूर रही है, और यूएई के साथ साथ गल्फ़ कंट्रीज़ के भी हमने आपको सऊदी अरब लेकर गए हैं, उसके बाद फिर आपको अजमान जो रियासत है यूएई की वहाँ, फिर अबू धाबी, और ये सारे रंग हमने आपको इमाराती रंग में दिखाए, इमारात डायरी आपके साथ लेकर आए हैं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन हो उसका भी हमें इंतज़ार रहेगा, कॉल्स करते रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, और K2 टेलीविजन हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे नाज़िम? कैसा रहा आपका पहला एक्सपीरियंस मेरे साथ, यासिर सर के साथ, कैसा रहा? कैसा बिल्कुल बहुत इन्फॉर्मेटिव था, और जिस तरह से आप दोनों ने माशाल्लाह प्रोग्राम को होल्ड करके रखा, मुझे तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। आपको गाने का मौका दिया ना, आपको हमने सुना है यही। ठीक है, नेक्स्ट शो तो हम दोनों साथ में हैं, तो लेट्स सी। अभी हम लोग मतलब आज के प्रोग्राम से आइडिया हो गया हमें, तो आई ऑल्सो एंजॉयड, आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी था और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।